नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है दमस एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसका पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी की ठिठुरती रात, मोटे मोटे दस्ताने, मुलायम फेल्ट हैट, सर्दी से कांपता शरीर, ऊपर से नीचे तक वस्त्र से ढके उस अजनबी को सराय की मालकिन ने तुरंत कमरे में पहुंचा दिया। दमस को शीत के प्रकोप से कुछ राहत मिल सके, यह सोच सराय की मालकिन ने झटपट अंगीठी में आग डालकर कमरे को गर्म कर दिया। वह चाहती थी कि दमस बर्फ में लिपटे गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को सेक ले, किंतु वह भी वैसा ही बैठा रहा। आगे बढ़कर सराय की मालकिन बोली, अपना कोट हैट मुझे दे दीजिए, मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। किंतु हठपूर्वक दमस ने कहा, नहीं, ऐसे ही ठीक है। नासमझ दमस पर अचरज भरी दृष्टि डालती हुई वह रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार करके जब लौटी, तब भी वह अपने कंधों के बल झुका, कोट का कॉलर उठाए बिल्कुल जड़ सा जड़ खड़ा था। उसके सारे चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, यहाँ तक कि लाल लाल नाक के अलावा चेहरे का कोई भी भाग तनिक न दिख रहा था। आंखों पर उसने एक बड़ा सा काला चश्मा चढ़ा रखा था, किंतु उसके अंदर से भी एक अजीब सा खोखलापन झांक रहा था। दमस ने उस समय अपना कोई विशेष परिचय न दिया। सराय की मालकिन ने भी सोचा कि अवश्य ही वह किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिससे या तो उसका चेहरा विकृत हो गया है अथवा उसके चेहरे पर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। दमस के हाव भाव एवं रुख को ध्यान में रखते हुए उसने भी फिर पूछताछ करना उचित न समझा। जब वह थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ कर बाहर आने लगी तो दमस ने टोका, मेरे कुछ बक्से आने हैं, जल्दी से जल्दी कब तक आ सकते हैं? शायद कल तक। क्यों, इससे पहले संभव नहीं? वह चुप रही। पहले आपको परिचय न दे सका क्योंकि तब मैं बहुत थका था। दरअसल एक बड़े महत्वपूर्ण शोध में व्यस्त हूँ। अच्छा, वह बहुत प्रभावित हुई। मेरे बक्सों में उसी से संबंधित वस्तुएं हैं। यहाँ आकर ठहरने का मेरा प्रयोजन भी यही है कि मैं शांतिपूर्वक अपना शोध कार्य आगे बढ़ा सकूं। वह कहता जा रहा था, इसके अलावा मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, जिसके फलस्वरूप मुझे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अलग रहना पड़ रहा है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। कभी कभी तो मैं इसी वजह से बंद कमरे के घने अंधकार में घंटों पड़ा रहता हूँ। ऐसे अवसर पर किसी के द्वारा तनिक भी छेड़ा जाना मुझे असहज लगता है। उसने क्षण भर रुक कर कहा, मेरे विचार से अब आप मेरी मन स्थिति भली भांति समझ गई होंगी। सराय की मालकिन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बस इतना ही काफी है, कहकर अजनबी ने फिर बैठते दृढ़ता पूर्वक बात काट दी। मालकिन ने अब आगे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। दूसरे दिन उसका सामान भी आ गया। तो ट्रंक के अलावा मोटी मोटी पुस्तकों से भरे बक्से और उनके साथ शीशे के उपकरणों तथा अन्य प्रकार की बोतलों से भरे पैकिंग भी थे। अभी सामान बाहर उतार ही रहा था कि स्वयं को उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक ढके अजनबी झटपट कमरे के नीचे उतर आया और उतावलेपन से सामान अंदर पहुंचवाने लगा। सामान जब कमरे में पहुंच गया तो उसने स्वयं को भी कमरे के अंदर बंद करते हुए सराय की मालकिन को चेतावनी दी, मैं बड़े विलक्षण शोध में लगा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर मेरा ध्यान बटाया जाए और न ही किसी को मेरी आज्ञा के बिना कमरे में घुसने दिया जाए। ठीक है, आप चाहें तो दरवाजे को भीतर से ताला भी लगा सकते हैं, यही ठीक रहेगा। उस व्यक्ति का जीवन वहां के निवासियों के लिए कुछ अजीब सा था। धर्म में उसकी कोई आस्था न जान पड़ती थी, दिनचर्या भी अव्यवस्थित लगती थी। कभी कभी वह तड़के उठकर काम में जुट जाता और फिर कब दिन बीता उसे खबर नहीं रहती। इसके विपरीत कभी कभी वह सुबह काफी देर से उठता, कमरे में इधर उधर टहलते हुए सिगरेट फूंकता और फिर निढाल सा आराम कुर्सी पर पड़ा रहता। कभी कभी लगता जैसे बंद कमरे में वह अकेले स्वयं से बातें कर रहा है। अपनी इस विलक्षण दिनचर्या के बीच उसका बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क न रहता था। यह भी अजीब बात थी कि कभी कभार अगर घूमने के लिए बाहर निकलता था तो शाम के धुंधले में तब अपने को पूरी तरह से ढक लेता और टहलने के लिए गांव से के सोने रास्ते को ही चुनता। यद्यपि उसने अपना परिचय शोध में रत वैज्ञानिक के रूप में दिया था, तथापि गांव के कुछ लोगों का विचार था कि वह कोई अपराधी है जो स्वयं को किसी प्रकार छिपाता फिर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे किसी षड्यंत्र से संबंधित विकल्पकारी मानते थे। उनके विचार से वह व्यक्ति निश्चय ही संदेशपद था। इन बातों के विपरीत गांव के बड़े वर्ग के विचार में वह कोई पागल था, एकमात्र पागल। किंतु इन विभिन्न धारणाओं के बावजूद उसके प्रति किसी भी भावना अच्छी नहीं थी। प्राय सभी उससे घृणा करने लगे थे। उत्सुकतापूर्ण रोमांच से भरे ऐसे ही वातावरण में गांव के डॉक्टर ने उससे मिलकर रहस्य को उधेड़ने की ठानी। सराय की मालकिन को समझा बुझाकर एक दिन वह अजनबी के कमरे में जा दमका।
मालकिन भी अपनी जिज्ञासा को अधिक न दबा सकी। दरवाजे के बाहर कान लगाकर चुपचाप सुनने लगी। कमरे के अंदर कुछ देर तो शांति रही, फिर परस्पर वार्तालाप की हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई पड़ने लगी। वो क्या बात कर रहे हैं ठीक से समझ नहीं पाई। सहसा कमरे के अंदर से किसी व्यक्ति के चीखने की तेज आवाज आई, साथ ही पैरों के रगड़ने का स्वर, कुर्सी का खिसकना और इनसे मिली जुली एक क्रूर हंसी। सराय की मालकिन हैरान सी कुछ सोच रही थी कि भारी कदमों से चलते हुए किसी ने कमरे का दरवाजा झटके से खोल दिया। पीले भयभीत चेहरे से पीछे ताकता हुआ डॉक्टर बाहर निकला और गिरते पड़ते सीढ़ियों से उतरने लगा। दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी हंसी फिर सुनाई दी और नपीतुली बच्चा ने आकर दरवाजा झटके से बंद कर दिया। कमरे के भीतर एक बार फिर गहन निर्भरता छा गई। डॉक्टर भागता हुआ गांव के पादरी के पास जा पहुंचा। मैं क्या पागल हो गया हूँ? क्यों, क्या हुआ? वह जो सराय में आया है ना? हाँ, नर्स फंड के लिए चंदा मांगने उसके पास गया था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि आप वैज्ञानिक गतिविधियों में बड़ी रुचि लेते हैं। उसकी स्वीकृतो प्रति पाकर मैंने चंदे की बात शुरू की। साथ ही मैं कमरे की हर वस्तु पर खोजपूर्ण दृष्टि भी डाल रहा था। बोतलें, रासायनिक द्रव्य, तराजू, परखनली आदि वस्तुएं चारों ओर फैली थीं। कुछ देर वार्तालाप के बाद मैं उससे सीधा प्रश्न कर बैठा कि वह कुछ आविष्कार कर रहा है। उसने स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि वह काफी लंबे समय से आविष्कार कर रहा है। बात को समाप्त करने के विचार से कुछ अनकता हुआ वह बोला कि इस सिलसिले में उससे कुछ दवा भी ली रखी है। कोई विशेष प्रकार की दवा ले रखी है? मेरे इस प्रश्न पर वह बौखला उठा। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने तुरंत क्षमा मांग ली, लेकिन तभी खिड़की से हवा का तेज झोंका आया। वहां रखे कागजों में से एक कागज उड़कर अंगीठी पर जाग पड़ा। इस पर व्यक्ति कुर्सी से उठा और कागज को आग से खींच लेने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। फिर लेकिन कपड़े की बाह के अंदर कोई भी हाथ न था। हे भगवान, मैं तो समझा कि उसके हाथ को कुछ हो गया है और उसने नकली हाथ उतार कर रख छोड़ा होगा, किंतु मुझे अपना विचार युक्ति संगत न लगा। उसकी कपड़े की बाह कैसी तनी थी, जबकि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। यह बात सामान्य न थी। अतः मेरे मुख से अनायास चीख निकल पड़ी। वह रुक गया और काले चश्मे के अंदर धसी अपनी सोनी आंखों से घूरने लगा। फिर एकाएक उसका ध्यान अपनी बाह की ओर चला गया। अच्छा, पादरी बोला। उसकी बाह फिर जेब में चली गई। मैं कह रहा था कि नुस्खा जल रहा है। बात को संभालते हुए बोला, लेकिन मेरा धीरज तो टूट चुका था। उसकी बात अनसुनी कर मैं पूछ बैठा कि यह खाली बाह घुमा सकना आपके लिए कैसे संभव हो रहा है? खाली बाह? हाँ, खाली बाह। तुम इसे खाली बाह कहते हो? तुमने देखा है? कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। मैं भी खड़ा हो गया। वह 3-4 कदम चलकर रुक गया। तुम्हारे विचार से यह खाली बाह है? बिल्कुल। मुझे घूरते हुए उसने अपनी बाह कोट की जेब से पुनः निकाली और अपने हाथ को मेरी ओर ऐसे बढ़ाया जैसे वह कुछ दिखाना चाह रहा हो। धीरे धीरे उसकी बाह मेरी ओर बढ़ रही थी और मैं बड़े गौर से उस खाली बाह को बढ़ते देख रहा था। रहस्य का वह हर्षण मुझे पहाड़ सा लगने लगा और अंत में मैंने गला साफ करते हुए कह ही डाला, देखो, इसमें कुछ भी तो नहीं है। उसकी बाह धीरे धीरे बढ़ती हुई मेरे चेहरे के केवल 6 इंच दूर रह गई। मुझे लगा जैसे किसी ने अंगुली और अंगूठे से पकड़कर मेरी नाक दबा दी हो। पादरी हंसने लगा। डॉक्टर लगभग चीखता हुआ बोला, वहां वास्तुतः कुछ भी न था। मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने जोर से उसकी अदृश्य बाह को झटका
दिया और घूम कर भाग खड़ा हुआ। जब मैंने उसकी खाली बाह को झटका तो भगवान की सौगंध बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे कि मैं किसी हाड़ मांस से बने हाथ को झटका दे रहा हूं, जबकि उस बाह के अंदर हाथ नाम की कोई चीज न थी। कहानी तो विलक्षण है, पादरी ने सिर हिलाते हुए उपहास किया, किंतु सोमवार को पादरी के यहाँ रहस्यमय पूर्ण ढंग से चोरी हुई थी। पादरी को चोर के आने और उसके चलने फिरने की आहट मिली। अपनी पत्नी के साथ वह कमरे में चोर का पीछा करता रहा, किंतु पकड़ में आना तो दूर, कहीं किसी की झलक तक न दिखी। हैरत में डूबे पादरी और उसकी पत्नी चोर की धीमी पदचाप सुनते रहे। मेज की दराजें खुलती बंद होती, पर्दे दरवाजे हिलते, पर दिखता कुछ न था। उनके सामने ही उनका धन उड़कर गायब हो गया और वे आंखें मल कर देखने पर भी चोर को न देख पाए। दोपहर के लगभग बरामदे का दरवाजा एकाएक खुला और अजनबी बार में बैठे 3-4 व्यक्तियों को घूरता हुआ उनसे सराय की मालकिन के विषय में पूछने लगा। थोड़ी देर में मालकिन हाथ में एक पर्चा लिए दाखिल हुई और बोली, क्या आपको अपना बिल चाहिए? वह गर्जा, नहीं, मेरा नाश्ता क्यों नहीं भेजा गया? मेरे भोजन का क्या हुआ? इतनी देर से मैं कमरे की घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन कोई क्यों नहीं सुनता। मैं पूछता हूँ, क्या मैं बिना कुछ खाए पिए ही जिंदा रहूंगा? आपने बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया? मैं भी जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे पास पैसे अभी आने वाले हैं। दमस बोला, मैंने भी आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं 5 दिन से भुगतान प्रतीक्षा कर सकती हूँ तो आपको नाश्ते की प्रतीक्षा करने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। दमस अग्नि नेत्रों से उसे घूरने लगा। मैंने बताया न कि मेरा पैसा अभी नहीं आया है। फिर भी मेरी जेब में कुछ, उसने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन आप तो 3 दिन पहले से कह रहे हैं आपके पास एक दमड़ी भी नहीं थी, किंतु अब है। बार में उपहास भरी हल्की सी भनभनाहट गूंज गई। बड़ा आश्चर्य है, कहाँ से मिल गए पैसे? वह बोली। अजनबी एक बार फिर चिल्ला उठा, क्या मतलब? मतलब यह है कि पैसे कहाँ से मिले? मालकिन ने पूछा। यही नहीं, इसके पहले भी मैं आपसे पैसे लूं या आपके लिए नाश्ता लगाऊं, मैं आपसे कुछ बातें और जानना चाहूंगी। और ये बातें मैं ही नहीं अपितु सभी जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे में रखी कुर्सी, फर्नीचर आदि के साथ आपको खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? कल रात आप कमरे से गायब हुए और फिर कब दाखिल हुए? दरवाजे से होकर तो आप गुजरे नहीं। आने जाने के लिए हर व्यक्ति को बड़े दरवाजे का ही उपयोग करना होता है, यह सराय का नियम है। दमश की मुट्ठियां भिज गईं। पैर पटकता हुआ वह गरजा, चुप रहो। उसकी आवाज में अजीब सी हिंसा भभक उठी। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? अच्छा, अभी बता देता हूँ। कहते हुए उसने अपना खुला पंजा चेहरे पर रखा और फिर हटा लिया। उसके चेहरे पर नाक के स्थान पर एक बड़ा सा गड्ढा नजर आने लगा। ये लो, कहकर वह आगे बढ़ा और सराय मालकिन के हाथ में कुछ दे दिया। वह विस्मित मालकिन ने भी उसे यंत्रवत पकड़ लिया। फिर अचानक मुट्ठी खोलकर उस वस्तु को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वस्तु हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। वह अजनबी की लाल चमकीली नाक थी जो गत्ते के टुकड़े की तरह एक और लुढ़क गई थी। बार में बैठी भय त्रस्त जनता के देखते देखते दमस ने अपना काला चश्मा हटा दिया, टोप उतार फेंका और क्रोध से उबलकर मुंह पर बंधी पट्टियां खोल डाली। लोगों के हृदय धक से रह गए। सब उठकर बाहर की ओर भागे। सराय की मालकिन को तो जैसे काठ मार गया हो। वह कुछ क्षण खड़ी रही, फिर जोर से चीख कर बाहर की ओर दौड़ी। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, कपड़ों से ढका होने पर तो उसका शरीर हाड़ मांस का लगता था, किंतु देखने पर शरीर नाम की कोई वस्तु न थी। अदृश्य व्यक्ति के विषय में ऐसी रोमांचकारी बातें सुनकर सड़कों पर भगदड़ मच गई। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। पुलिस आनन फानन में सराय में आ धमकी। सराय की मालकिन के साथ बच बचकर सावधानी से अंदर बार में दाखिल हुई। धुंधली सी रोशनी में उन्हें केवल कुछ कपड़े खड़े दिखाई दिए। एक वहां के आगे चढ़े दस्ताने में डबल रोटी और दूसरे दस्ताने में पनीर का टुकड़ा पकड़े वह खड़ा था। वही है, वही। मालकिन चीखी। दरोगा
आगे बढ़ा। खड़े रहो, दमस चिल्लाया और उसने अपने हाथ की रोटी और पनीर फेंक दी। पीछे हटते हुए उसने अपने बाएं हाथ का दस्ताना उतार लिया और दरोगा के गाल पर जोर का चांटा जड़ दिया। तुरंत दरोगा ने उसकी कलाई पकड़ ली, साथ ही उसकी गर्दन भी पकड़ में आ गई। दोनों में हाथापाई होने लगी। लड़ते झगड़ते पास पड़ी कुर्सी से वो टकरा गई और फर्श पर जा गिरे। जल्दी पैर पकड़ लो, दरोगा उससे उलझते हुए चिल्लाया। सिपाही पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, किंतु उसकी पसलियों में एक जोरदार अदृश्य ठोकर लगी और वह अलग हो गया। दरोगा नीचे दब चुका था। अब तक अदृश्य वैज्ञानिक की बांह वेस्टकोट पर जा पहुंची और उसके बटन तेजी से खुलने लगे। फिर लगा कि जैसे वह जूते और मोजे उतार रहा हो। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, वह आदमी है ही नहीं, केवल खाली कपड़े हैं, देखो। कहकर उसी ने हाथ बढ़ाया तो लगा जैसे उसका हाथ हवा में किसी शरीर से छू गया। उसने घबराकर हाथ खींच लिया। साथ ही वैज्ञानिक का स्वर सुनाई पड़ा, कृपया अपनी उंगली मेरी आंख में न घुसेड़िए। हवा में वही स्वर गूंज रहा था, यह सच है कि मैं आदमी हूं, सिर, हाथ, पैर सब कुछ है मेरे, किंतु मैं अदृश्य हूं। यह बात भयानक हो सकती है, किंतु सत्य है। फिर इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे इस तरह परेशान किया जाए। अब तक उसके कपड़ों के सारे बटन खुल चुके थे और कपड़े हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे हैंगर में टंगे हों। ठीक है, यह बात रहस्यमय भले ही हो, लेकिन कोई अपराध तो नहीं। फिर मुझे क्यों पुलिस द्वारा घेरा जा रहा है? यह बात नहीं, दरोगा बोला। तुम्हारे अदृश्य होने से मुझे कोई सरोकार नहीं, बस केवल तुम्हें पकड़ने में कुछ कठिनाई हो रही है। तुम्हारी गिरफ्तारी तो दरअसल चोरी के सिलसिले में है। क्या? हाँ, कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, सब बकवास है। हो सकता है, किंतु मैं विवश हूँ, दरोगा बोला। वैज्ञानिक कुछ सोचकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, पर मुझे ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं। वह आकार एकाएक बैठ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके उसने मोजे, जूते और पतलून उतार फेंके। फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ और कोट भी उतारने लगा। दरोगा चौकन्ना हो गया। पकड़ो, कहते हुए उसने लपक कर उसी की बॉडी पकड़ ली, लेकिन बंडी का कोना फटकर हाथ में आ गया। भीड़ में हल्ला मच गया। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, खिड़की दरवाजे बंद करो, मिल गया। दरोगा एकाएक चिल्ला उठा। पूरी शक्ति के साथ वह किसी अदृश्य वस्तु से उलझ गया, किंतु अब उसे अपना दम घुटता सा लगा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और नसें फूल उठी। घुटती हुई आवाज में वह अंतिम बार चीखा और फिर एक और गिर पड़ा। सराय से लगभग 1.5 मील बाहर बैठा एक टॉम अपने बड़े बड़े मजबूत जूतों से उलझ रहा था कि किसी ने उससे प्रश्न किया। टॉम ने वैसे ही सिर झुकाए सामान्य सा उत्तर दे दिया, किंतु फिर कुछ और प्रश्न पूछने पर जब उसने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो आश्चर्य की सीमा न रही। आसपास कोई भी नहीं था। टॉम बुदबुदा उठा, मैं क्या कुछ ज्यादा ही पी गया हूँ? जरूर मैं किसी सपने में डूबा हूँ। तो क्या अब मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था? घबराने की आवश्यकता नहीं। वही स्वर फिर से हवा में सुनाई दिया। टॉम उछलकर खड़ा हो गया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? घबराओ नहीं, फिर स्वर गूंजा। टॉम परेशान सा इधर उधर देखने लगा। हाँ, मैंने कोई आवाज सुनी। क्या सचमुच मैं कुछ सुन रहा हूँ? हाँ, तुमने सचमुच आवाज सुनी है। यह सच है। टॉम के पांव तले जमीन हिलने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। एकाएक उसे लगा जैसे किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से झकझोर दिया है। अच्छा, एकाएक पत्थर के टुकड़े इधर उधर हवा में बिखरने लगे। टॉम सकते में आ गया। घबराकर उसने भागने की चेष्टा की तो किसी अदृश्य वस्तु से टकराकर वह गिर पड़ा। एक पत्थर का टुकड़ा हवा में उछला और शून्य में टंगा रह गया। टॉम ने उठने की चेष्टा की, किंतु वह फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अगर तुमने हाथापाई करने की चेष्टा की तो मैं यह पत्थर तुम्हारे सिर पर दे मारूंगा, अदृश्य स्वर ने धमकी दी। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, हाड़ मांस का। मुझे भी भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। अंतर केवल यह है कि मैं अदृश्य हूँ। मैं तुमसे कुछ सहायता चाहता हूँ, मेरी बात सुनोगे? दमस ने कहा। विवश हो कर पागल सा इधर उधर घूम रहा हूँ, अकेला, त्याज्य विजातीय। मैं शुष्क हूँ, क्रोधित हूँ, मेरे मानस पर उन्माद आ गया है। मैं चाहता हूँ कि किसी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दूं, तभी तुम मुझे दिखे।
तो ऐसा लगा जैसे कि तुम भी संसार से अलग हो, तुम्हें भी निष्कासित कर दिया हो। मुझे कुछ राहत मिली और सोचा कि तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं भला किस काम आ सकता हूँ? टॉम ने कहा। तुम मुझे वस्त्र दो, शरण दो, आगे और भी काम निकलेंगे। तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। उसके स्वर में एकाएक धमकी उभर आई। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अदृश्य व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली होता है, तमस ने कहा। तो दोस्तों, ये कहानी का भाग 1 है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए भाग 2 की प्रतीक्षा करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों यह कहानी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।